गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। स्टूडेंट, पिछला जो हमारा क्लास था बजट का, आय व्यय बचत के साधन, पूरी तरह से हमको लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट उसमें नहीं रहा होगा। समझ रहे हो? तो आज हम जितना भी चैप्टर आपको पढ़ाए हैं उससे जितने क्वेश्चन बनेंगे और इसके अलावा भी बनेंगे, ये नहीं कि बने हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन इससे आते हैं। समझ पा रहे हो? जो आगे के सीरीज में कराएंगे। आज हमारा जो सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन है, सब न्यू क्वेश्चन है, इसको आप कर लेंगे तो आपका जो चैप्टर है पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। समझ रहे हो ना? आप ये मत सोचिएगा कि हम बीच में किसी दिन नहीं आते हैं, नहीं क्लास मिलती है आपको, तो घबराइए नहीं, हम आपके साथ हमेशा रहेंगे। जब तक आपका एग्जाम हम क्लियर नहीं करा लेंगे तब तक आपके साथ बने रहेंगे। अब तो हम ऐप पे भी क्लास लेंगे, आपकी लाइव क्लास लेंगे, जल्दी ही लेने वाले हैं। समझ रहे हो ना? और वैसे यूट्यूब पे आपको हम डेली सीक्वेंस में ही देंगे, जैसे हम देते हैं वैसे ही देंगे। टीजीटी पीजीटी एग्जाम के पहले हम सब क्लियर करा देंगे। समझ रहे हो? क्योंकि ऐप पे सारा नोट पीपीटी और पीडीएफ आपका क्वेश्चन आंसर वहाँ भी करोगे और यहाँ भी करोगे तो आपका क्या होगा? डबल बेनिफिट होगा। समझ रहे हो? और जल्दी से हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा। एक ही सिलेबस कितना अच्छा बात है कि एक ही सिलेबस में आप दोनों को कवर कर लेते हो, तीनों एग्जाम को, एलटी में टीजीटी पीजीटी तीनों को कर लेते हो। अगर हम एलटी को हटा दें, टीजीटी पीजीटी को पढ़ाएं तो मात्र हम 2 ही महीना में आपको सब खत्म करके दे देंगे। समझ रहे हो ना? लेकिन हमको फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, हमको आपको पूरी तरह से हर चीजों को क्लियर कराना है। समझ रहे हो ना? आपकी लैंग्वेज में इसको समझाना है, आपके दिमाग से ही निकाल देना है। हमारे बच्चे कहते हैं कि मैम सारे सब्जेक्ट से हम लोगों का होम साइंस बहुत टफ होता है, ये चीज हटा देना है आपके दिमाग से। कैसे ये हटेगा? क्योंकि जब इसको अपनी लैंग्वेज में समझने का प्रयास करोगे, बुक की लैंग्वेज में पढ़ोगे तो याद करने का, पढ़ने का बोझ लगेगा आपको। समझ रहे हो ना? और जब हम इस तरह से पढ़ेंगे कि हम डेली रूटीन में ही तो यही सब है, तो कभी ये बोझ नहीं लगेगा। पिछले में आपको जो भी असफल हो गए हैं स्टूडेंट, किसी का नहीं एग्जाम जल्दी क्लियर होता है, तो उसको भी होपलेस होने की जरूरत नहीं है। भगिनी निवेदिता एक बहुत अच्छी बात कही थी कि कल की असफलता की चिंता मत करो, कल की असफलता की चिंता मत करो, आज की रात इसी प्रेरणा से काम करो कि सफलता अवश्य मिलेगी। और इसी सूत्र पे हमें रहना चाहिए। कौन सफल नहीं होता? जब दुख नहीं आएगा तो सुख का एहसास कैसे होगा? समझ रहे हो ना? हर व्यक्ति असफल होता है और जो असफल होता है वही सफल भी होता है। समझ रहे हो ना? तो इस चीज को दिमाग से हटा दीजिए कि हमारा होम साइंस बहुत कठिन है, हमसे नहीं होगा। ये तो कभी अपने दिमाग में मत लाइएगा कि हमसे नहीं होगा। आप ही हो जो सब कुछ कर सकते हो। अब आप एक हाउसवाइफ नहीं हो, एक होम मेकर हो। समझ रहे हो ना? तो आपके अंदर सब ताकत है, सब ताकत आप ही के अंदर है और किसी के अंदर नहीं है। आप ही को सब कुछ आता है, किसी को कुछ नहीं आता है। समझ रहे हो ना? जो इस बात को दिमाग में डाल लोगे तो हर चीज इजी दिखाई देगी। समझ रहे हो? तो हम चलते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। इसलिए थोड़ा सा आपको सप्लीमेंट्री फूड देते रहते हैं कि आपकी एनर्जी बनी रहे। समझ रहे हो? चलिए आज करते हैं अपना क्वेश्चन, जो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। ये कर लोगे तो आप पूरी तरह से हमारे अपना जो पिछला वाला चैप्टर है क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ फोकस करिए आप। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि नॉन बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। पहले तो क्वेश्चन को समझना सीख लीजिए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। नॉन बैंकिंग यानी जो बैंक के अंतर्गत नहीं है, जो सेवा बैंक हमें नहीं प्रदान कर रहा है, वह कौन सा है जो बैंक हमें सुविधा नहीं दे रहा है। क्लियर है? यूनिट, अब इसको हम कैसे करेंगे? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा निगम, जनरल एश्योरेंस ऑफ इंडिया, इनमें से सभी। तो ये समझिए कि जितना आपका है ये आपका बैंक नहीं करता है, बैंक की सुविधा ये नहीं है। किसकी सुविधा है? ये पोस्ट ऑफिस की है, नॉन बैंकिंग है, बैंक के अंतर्गत नहीं है। समझ रहे हो ना? ये कुछ पोस्ट ऑफिस की है, कुछ अन्य सेवाएं हैं।
आई बात समझ में? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। क्लियर है? एनी डाउट? कोई भी डाउट होगा बिना हेजिटेशन के आप लोग हमसे पूछते रहिए। दूसरा क्या है? दूसरा क्वेश्चन को हम देखते हैं कि विनियोग के साधन क्या हैं, जहाँ पे हम बचत करने के बाद चीज़ों को अपने पैसे को विनियोग में लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं कि ये पैसा जो हमारा है ये बढ़ के दुगना हो जाए, तिगुना हो जाए। समझ रहे हो ना? हर व्यक्ति चाहता है, हर व्यक्ति ये चाहता है कि हमारा जो पैसा है उतना ही ना रहे, ये हमारा बढ़ जाए। ऐसी जगह हम लगाएं तो जहाँ पे हम लगाते हैं वही क्या होता है? वही हमारा विनियोग होता है। तो अब उस पैसे को हम कहाँ लगाएंगे? जहाँ पे हमारा पैसा बचे, जो बढ़े। तो बढ़ेगा कैसे? बैंक में रखोगे तब बढ़ेगा, पोस्ट ऑफिस में रखोगे तब बढ़ेगा, बाजार में जाओगे तो खर्च हो जाएगा, बाजार में जाओगे तो चीजों को खरीद लोगे, खर्च हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। कितना आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जीवन बीमा निगम का लाभ है? ये ध्यान रखिएगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप सोचते हो कि इतना ज्यादा टाइम में इतना ही क्वेश्चन हुआ, उस ज्यादा टाइम में समझने का प्रयास करो। अगर हम चाहें तो इसको बहुत जल्दी जल्दी भी इसको सॉल्व करा सकते हैं। समझ रहे हो ना? इसको समझा करिए, चीजों को समझना सीखिए, समझ लेंगे तो अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा जीवन बीमा का लाभ, जो हम पॉलिसी दे कराते हो, LIC कराते हो आप, ठीक ना, उसको उसका लाभ है क्या? उस पर लाभ हम ले सकते हैं। जोखिम कवरेज, ऋण सुविधा, कर लाभ। समझ ही रहे हो कि यह क्या है? एक्सीडेंटल बीमा होता है। तो हमारा जो भी जोखिम है, जो भी हमारी दुर्घटनाएं होती हैं, जो भी समस्याएं होती हैं, उसको ये कवर कराता है। ठीक ना? कि बीच में भी अगर किसी की डेथ हो गई तो वो सब जोड़ के आपको मिल जाएगा पैसा। ठीक ना? ऋण सुविधा, उस पर ऋण भी आप ले सकते हो। कर लाभ, आपको इनकम टैक्स नहीं लगता। अगर कोई पॉलिसी दिखा दोगे ना, जैसे क्या होता है, इनकम टैक्स कटता रहता है, तो पॉलिसी उसको सबमिट कर देने पे आपका उतना छूट मिल जाता है कि आप एक जगह इतना इन्वेस्ट कर दिए हो। समझ रहे हो? तो हमारा क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका बचत तथा विनियोग की सुविधाएं हैं। बचत तथा विनियोग की सुविधाएं हैं। वो कौन कौन सी सुविधाएं हैं जो बचत और विनियोग में हम देते हैं? समझ रहे हो ना? बचत और विनियोग कहाँ करते हैं? सेविंग और इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हो आप? पोस्ट ऑफिस में भी करते हो, बैंक में भी करते हो, जीवन बीमा निगम में भी करते हो। तो क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट है जीवन बीमा से लाभ है। जो जीवन बीमा आप कराते हो उससे कैसे लाभान्वित होते हो? कैसे लाभान्वित होते हो? ठीक, लाभ क्या देता है? ये आकस्मिक मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता देता है, इनकम टैक्स से भी छूट देता है, बचत का अच्छा साधन होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा। क्लियर है? एनी डाउट? नेक्स्ट है आपका, ये समझ रहे हो ना? जब जीवन बीमा कराते हो तो बीच में अगर किसी व्यक्ति का डेथ हो जाता है तो क्या हो जाता है? अब उसको आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बैंक के कार्य हैं। बैंक क्या क्या कार्य करता है? समझ रहे हो? बैंक क्या क्या कार्य करता है? तो बैंक करता है आपका खाता खोलता है कि नहीं खोलता है? जनता का धन विभिन्न योजनाओं में जमा करता है, मांग करने पे आपको चेक देता है, ड्राफ्ट देता है और पैसा आपको वापस निकालने देता है। समझ में आ रहा है? तो ये बैंक के सारे कार्य हो गए। पहला भी हो गया कि हमें क्या अकाउंट खोलते हैं, हमें हमारी विभिन्न योजनाएं जो चलती हैं वो बताता है कि ये चल रही है, इसमें आप जमा करोगे तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो ये भी लाभ देता है। आपको चेक भी प्रदान कर देता है, आपको ड्राफ्ट भी दे देता है और पैसा भी निकालता है। तो ये हमारा क्या आंसर हो जाएगा? ये सभी। क्लियर है? एनी डाउट?
नेक्स्ट है आपका, इनमें से बैंक के, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इनमें से बैंक के किस खाते में ब्याज नहीं मिलता है। कहाँ ब्याज नहीं मिलता है, पढ़े हो ना, यहाँ भी आपको ब्याज मिलता है। बचत खाता में जितना जमा करते हो तो इसमें ब्याज मिलेगा ना, मिलता है। इसमें भी आपको ब्याज मिलता है, इसीलिए तो इसको हम करते हैं, फिक्स करते हैं कि इतना हमारा मिल जाए, मिलता है। चालू खाता, यहाँ भी ब्याज मिलता है, यहाँ पे नहीं मिलता है। चालू खाता किसके लिए उपयोगी होता है, किसके लिए उपयोगी होता है, आपका व्यापारियों के लिए उपयुक्त होता है। यह खाता किसके लिए उपयुक्त होता है, व्यापारियों के लिए। व्यापारियों के लिए क्या करते हैं लोग, ले जाते हैं, पैसा जमा करते हैं और जमा करने के बाद वो फिर निकाल लेते हैं, यानी वो रखते हैं कि हमारा पैसा जो है सेफ रहे, इसमें कोई ब्याज नहीं मिलता है। समझ पा रहे हो, इसमें कोई ब्याज नहीं मिलता है। क्लियर है, एनी डाउट। नेक्स्ट है आपका, बचत सुरक्षित नहीं करता है। बचत सुरक्षित नहीं करता है, यानी बचत जब हम करते हैं, बचत जब हम करते हैं तो उसको कौन सुरक्षित नहीं करता है, ठीक, कौन नहीं सुरक्षा प्रदान करता है, भूतकाल की, वर्तमान काल की, भविष्य काल। समझ पा रहे हो क्या पूछ रहा है, सुरक्षित की बात कर रहे हैं, यानी आप बचत कब नहीं करते हो, कब, किसके लिए नहीं करते हो। क्वेश्चन का सेंस ये है कि आप किसके लिए नहीं करते हो। तो वर्तमान के लिए तो करते हो कि आज हम जो खर्च कर रहे हैं अगर नहीं बचेगा तो हम कैसे करेंगे। समझ पा रहे हो, तो हमारा आज भी सही है। भविष्य के लिए तो करते ही करते हैं। पिछला जो क्या था मेरा भूतकाल, इसके लिए हम कोई बचत नहीं करते, वो तो बीत चुका है ना, उसके लिए हम कैसे बचत कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इनमें से कौन, ध्यान दीजिएगा, इनमें से कौन बैंक द्वारा दिया जाने वाला ऋण नहीं है। यानी पूछ रहा है क्वेश्चन कि वह कौन सा आपका इसमें से ऑप्शन दिखाई दे रहा है जिस पे बैंक ऋण नहीं देता है, लोन नहीं देता है। किस पर लोन नहीं देता है, मकान जब बनवाओगे तो यहाँ लोन आपको मिल जाता है, यहाँ के लिए भी आपको मिल जाता है, बच्चे पढ़ने जाते हैं, सामानों को कोई खरीद रहे हो, कोई जमीन ले रहे हो, कोई भी गाड़ी ले रहे हो, सामान में कोई नाम नहीं है, समझ रहे हो ना, तो कोई भी सामान अगर खरीद रहे हो तो क्या करते हैं, इसमें भी आप लोन पास करा लेते हो। लेकिन शादी के लिए लोन बैंक पास नहीं करता है। ये तो आपके लिए योजना बता देता है कि ये आप जमा करोगे तो जब बिटिया की शादी होगी तो इतना आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। आई बात समझ में। तो हम क्या करते हैं, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट आपका है, बचत का मतलब पूछ रहा है कि बचत की कहते किसे हो। बचत का मतलब क्या है, आय को खर्च नहीं करना। आय को खर्च ही नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा, ये भी नहीं है। खर्च को कम कर दोगे, कम करने से बचत तो हम कर नहीं पाएंगे, समझ ही पा रहे हो, तो ये भी हमारा नहीं है। विलंबित, बहुत देर से अगर हम पैसा रखे रहें आज और उसको परसों नरसों में जाके खर्च करें, एक साल बाद खर्च करें, तो वो भी हमारा क्या है, वो भी हमारा बचत नहीं है। खर्च के बाद जो आप खर्च कर लेते हो, व्यय के बाद, ठीक ना, व्यय के बाद शेष बची हुई राशि को ही क्या कहते हैं, शेष बची हुई राशि को क्या कहते हो आप, बचत कहते हो। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, राइट, सी। क्लियर है, एनी डाउट। नेक्स्ट जो है, इनमें से कौन, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, इनमें से कौन एक बार का निवेश नहीं है। एक बार का यानी कौन सा इसमें आपको दिखाई दे रहा है जो एक बार में ही पैसा नहीं जमा करते हो, ठीक ना, एक बार में ही पैसा
नहीं जमा करते हो, आपको बार बार जमा करना पड़ता है। क्लियर है? कौन सा है? सावधि जमा, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, डाकघर मासिक योजना, किसान विकास पत्र। कौन सा आपको लग रहा है? कौन सा लग रहा है? बताइए। नहीं समझ में आ रहा है? देखिए, पूछ रहा है कि एक बार का निवेश, यानी जो भी आपका यहाँ पे है 10,000, ठीक ना, 10,000, 5,000 जमा आप लेते हुए, इसका भी एक लिमिट रहता है कि मतलब इतने का हम ले लीजिए, जितना आपके पैसा है आप खरीद के रख लेते हो पत्र। ये भी वही सिस्टम है, तो एक ही बार पैसा लगाते हो ना। लेकिन डाकघर जो मासिक योजना है, इसमें आपको पर मंथ, मासिक से समझ लीजिए कि पर मंथ आपको जमा करना पड़ता है। क्लियर है? एनी डाउट? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 11th का सी हो जाएगा। क्लियर है? एनी डाउट? किसी को कोई भी डाउट होगा तो हमें कमेंट के थ्रू बताइएगा, हम उसको क्लियर करेंगे। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा, ध्यान दीजिएगा कि क्या पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा कौन सा निवेश आयकर में छूट नहीं देता है, ठीक ना, आयकर में छूट नहीं देता है। यानी जिस आयकर में छूट का मतलब क्या हो गया कि वह कौन सा है जो आयकर, जो हमारा इनकम टैक्स में छूट नहीं देता, यानी इसको हम दिखाएंगे तो भी छूट नहीं मिलेगी, ठीक ना। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि एक और ऑप्शन है, कोई नहीं, ठीक, कोई नहीं। अब बताइए, अभी हम बताए हैं कि यहाँ भी क्या होता है, यहाँ भी आयकर से ये भी मुक्त है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कोई नहीं। ये सारे छूट देते हैं। क्लियर है? ये सब आपको इनकम टैक्स पे छूट देते हैं, आयकर से ये सारे मुक्त हैं। आराम से एक बार पूरी तरह से जितना हम आपको नोट्स दिए हैं याद कर लीजिएगा। समझ रहे हो? अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, प्रत्येक वर्ष किस दिन विश्व बचत दिवस मनाया जाता है? बताए हैं ना, किस दिन बचत दिवस मनाया जाता है? 30 अक्टूबर, 2 नवंबर, 10 नवंबर, 14 नवंबर। बताइए, ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया? 30 अक्टूबर। आपको पहले ही स्टेटमेंट में बताए हैं कि विश्व बचत दिवस 30 अक्टूबर को मनाया जाता है। कभी कभी क्वेश्चन यही पूछ देता है कि 30 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है। क्लियर है? याद कर लीजिएगा, ये सब फैक्ट है, याद करने वाली चीजें हैं। अक्सर ये देखो, जब तक याद नहीं करोगे तब तक आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। पारिवारिक साधन है, साधन की बात पूछ दिया है इसमें कि पारिवारिक साधन क्या है, ठीक, पढ़े ही हो सब लोग। पारिवारिक साधन क्या है? साधन है क्या ये भोजन वस्त्र मकान? तो भोजन वस्त्र मकान क्या है? व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता है, व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता है, बेसिक नीड है ये, ठीक ना। तो ये हमारा साधन नहीं है, ये भी गलत हो गया। सभी उपकरण साधन नहीं हो सकते, सारे उपकरण साधन नहीं हो सकते, समझ रहे हो? तो ये हमारा क्या है? ये भी हमारा नहीं है। धन और संपत्ति, ये क्या है? संपत्ति और धन, ये दोनों हमारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आय के अंतर्गत, प्रत्यक्ष आय और इसके अंतर्गत आते हैं मानवीय साधन और अमानवीय साधन के अंतर्गत बताए हैं आपको। तो ये दोनों हमारा क्या हो गया? आपका अमानवीय साधन हो गया। क्लियर है? एनी कंफ्यूजन? नेक्स्ट आपका ये आपका कोई साधन है नहीं, पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति, ये भी आपका साधन नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट है आपका, डाकघर में खाते खोले जाते हैं। क्या पूछ रहा है कि डाकघर में जब खाता खोलने जाते हो तो किस प्रकार का आप खाता खोल सकते हो? किस प्रकार का खाता खोल सकते हो? पूरे परिवार का संयुक्त खाता, तो पूरे परिवार का संयुक्त खाता तो खुलता नहीं है, कहाँ खुलता है? एकल या संयुक्त खाता, मात्र व्यापारी वर्ग का, शिक्षण संस्थान कर्मी का, तो ये कोई प्रकार नहीं है
ठीक ना। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, हमारा क्या है, आपका खाता खुलता है या तो आपका पर्सनल अकाउंट होता है, समझ रहे हो, या आपका कौन सा होता है, ज्वाइंट अकाउंट होता है ना। तो आप कौन सा, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। क्लियर है, एनी डाउट। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी योजना डाकघर से संचालित होती है। निम्न में से कौन सी योजना डाकघर से संचालित होती है। आपको क्या पूछ रहा है, अभी बताया ना कि दोनों को आपको याद करना पड़ेगा कि बैंक के अंतर्गत कौन सी सेवा आती है और कौन सी सेवा पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत आती है। तो डाकघर की सेवा यहाँ पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी योजना किसके अंतर्गत आती है, डाक संचालित उसको करता है। राष्ट्रीय बचत पत्र, किसान विकास पत्र, ठीक ना, किसान विकास पत्र। अब इसको हम क्या करेंगे, ये भी हमारा एक पत्र ही है ना। आपको बताया था जो पत्र होता है कौन देता है आपको, पोस्ट ऑफिस देता है कि नहीं देता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों। ये दोनों ही सेवाएं हमारी कौन सी हैं, इसको पोस्ट ऑफिस प्रदान करता है। नेक्स्ट है, बैंक निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध ऋण नहीं देता है। ध्यान दीजिएगा, विरुद्ध से आप समझिए कि किस सेंस में पूछ रहा है, ठीक ना, कि मतलब इसको दोगे और आपको ऋण मिल जाएगा। विरुद्ध मतलब बदले में आपका और रखे उसके ठीक विपरीत, तो इसी को विरुद्ध कर दिया है। तो आप बैंक में जब सोने का आभूषण रखते हो तो इसमें भी आपको ऋण आपको देता, ये भी मिल जाता है। जितने ग्राम का होता है उस पर उनका लोन का कुछ ब्याज होता है, मतलब जो भी जो इसका सिस्टम है आप उसमें रख देते हो तो आपको पैसा मिल जाता है। बस इतना समझ लीजिए। LIC में भी आपको बैंक दे देता है, राष्ट्रीय बचत पत्र पर भी दे देता है, लेकिन जो लॉटरी का टिकट होता है इस पर कोई बैंक आपको क्या दे देता, ऋण नहीं देता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्लियर है। इसमें आपके 3 ऑप्शन में बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, समझ रहे हो ना। सोने के आभूषण पे आप ऋण ले सकते हो, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। LIC पॉलिसी पे भी आप ले सकते हो, समझ रहे हो। राष्ट्रीय बचत पत्र पे भी आपका ले सकते हो। तो इस तरह से इसको जब आप समझे रहोगे तो कई टाइप्स के क्वेश्चन आप अपने आप सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बैंक के पास, इस पे कंफ्यूज मत होइएगा, थोड़ा सा है, क्लियर नहीं पूछा है लेकिन फिर भी ध्यान दीजिएगा। बैंक के पास बुक से हमें क्या जानकारी मिलती है, ये सिर्फ आपको पूछ रहा है, सिर्फ आपकी बात कर रहा है। क्या कर रहा है, खाता धारक का विवरण, आपका जो पासबुक, आप जब पैसा जमा करते हो तो आपको एक पासबुक मिलता है, लेते हो ना, तो उसको उसका क्या यूज है, ये क्या करता है, किस लिए आपको मिलता है, किस लिए आप लेते हो। क्वेश्चन पूछने का सेंस ये है। खाता धारक का विवरण, लेन देन का विवरण, खाते का शेष, इनमें से कोई नहीं। क्लियर हो रहा है क्या पूछ रहा है। अगर खाता धारक का विवरण बैंक के पासबुक में रहता है लेकिन उससे आपको लेन देन, आपको का लेना देना नहीं रहता, आप उस पर ध्यान नहीं देते हो, समझ रहे हो। लेन देन का विवरण पर भी आप ध्यान नहीं देते हो। पासबुक में जब भी आप लेते हो, निकालते हो, तो आप यही देखते हो कि अभी मेरे पास कितना पैसा बचा है, ठीक ना। तो आप लेते हो किस लिए, खाते का शेष जानने के लिए कि अभी हमारे अकाउंट में कितना पैसा शेष है, ठीक, कितना पैसा शेष है। क्लियर है ना। तो अगर यही हम क्वेश्चन आपसे पूछ दें कि बैंक का के पासबुक में क्या क्या विवरण होता है, ठीक ना। अगर ये क्वेश्चन हम आपसे पूछ दें तो ये क्या हो जाएगा, ये सब रहता है, और इसको आंसर को हटा के दे दें कि सभी,
तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सभी, क्योंकि इसमें सब रहता है। बैंक के पासबुक में क्या क्या विवरण होता है? तो खाता धारक का विवरण भी होता है, लेन देन का भी विवरण होता है और खाते का शेष भी उसमें होता है। तो क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी हो जाएगा। लेकिन जब बात आपकी कर रहा है तो आप लेते हो इसीलिए चेक करने के लिए कि हमारे अकाउंट में कितना बैलेंस शेष है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधार कार्ड पर ध्यान दीजिएगा। जो आप डेली सब लोग आधार कार्ड यूज कर रहे हो, ठीक ना? आधार यूज कर रहे हो तो उस पर क्या होता है? पूछ रहा है कि क्या नहीं है, उस आधार कार्ड पर क्या मेंशन नहीं रहता है? आपका उम्र तो रहता ही है, नाम भी रहता है और पता भी रहता है, लेकिन जाति नहीं रहती है कि आप किस जाति के हो। समझ रहे हो ना? कैटेगरी नहीं रहती है उसमें। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसलिए जो भी आप यूज करते हो उसको एक बार आराम से डिटेल देख लिया करो कि इस पर क्या क्या मेंशन रहता है। कहीं से कुछ भी क्वेश्चन बन जाता है आपके प्रेजेंट ऑफ माइंड पे। ओके, क्लियर है ना? नेक्स्ट है, बैंक बचत जमा पर ब्याज का भुगतान किया जाता है। जब बैंक में पैसा जमा करते हो तो जो आपको ब्याज मिलता है, ठीक ना? ब्याज का जो भुगतान सरकार करती है, जो बैंक करता है, वह किस आधार पर करता है? क्वेश्चन पूछने का सेंस ये हो गया है। प्रतिमाह, तिमाही, अर्धवार्षिक और वार्षिक। ब्याज किसको जोड़कर मिलता है? 3 महीने को जोड़ के मिलता है कि 6 महीने को कि 1 साल को कि प्रतिमाह? तो ब्याज जो होता है आपको प्रतिमाह मिलता है, ठीक ना? हर मंथ में आपको जोड़ के मिलता है। इस मंथ में इतना आप जमा किए हो तो आपको इतना मिलेगा। तो प्रतिमाह को हम देखेंगे। ये आपका जो होता है वार्षिक, पूरे बैच को जैसे 1 साल का किए हो तो वो जोड़ के मिलता है, लेकिन मिलता कैसे है? प्रति मंथली, प्रति माह को ही ध्यान में देकर दिया जाता है ब्याज। क्लियर है? नेक्स्ट आपका है, निम्न में से किसकी दैनिक, ध्यान दीजिएगा, निम्न में से किसकी दैनिक आधार पर आवश्यकता नहीं होती? यानी आपका ही ये काम है, आप कर रहे हो, जो डेली आप नहीं कर रहे हो। इसकी जरूरत नहीं कि हम इसको डेली कर लें। इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? झाड़ू डेली लगाते हो, पोछा भी डेली लगाते हो, चीजों को झाड़ते पोंछते हो, मतलब झाड़न करते हो ना। आप किचन में खाना बनाए तो नीट एंड क्लीन कर दिए, किए कि नहीं किए? लेकिन जो मकड़ों के जालों की जो सफाई करते हो, यह डेली नहीं होती है, ये साप्ताहिक सफाई होती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्लियर है? एनी डाउट? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये आपका जितना तीनों है ये दैनिक सफाई के अंतर्गत आएगी और ये किसके अंतर्गत आएगा? साप्ताहिक सफाई। ये ध्यान लिख दो, इसको क्लियर कर लीजिए क्योंकि ये भूलिएगा नहीं। ये जो होता है आपका, ये दैनिक सफाई है, दैनिक सफाई है, और ये जो है आपका, ये साप्ताहिक है। साप्ताहिक है तो पूछ क्या रहा है? आप डेली नहीं कर रहे हो, दैनिक नहीं कर रहे हो, तो यही ना होगा। क्लियर है? एनी डाउट? नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष। देखिए वही क्वेश्चन है, यहाँ घुमा के पूछ दिया है कि प्रतिवर्ष 30 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व बचत दिवस, मजदूर दिवस, बाल दिवस, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। तो हमारा अभी बताए हैं क्या कि विश्व बचत दिवस किस दिन मनाया जाता है? 30 अक्टूबर को मनाया जाता है। बाकी सब लोग जान ही रहे हो कि आपका जो बाल दिवस है 14 नवंबर को है। ये देखिए एक क्वेश्चन जो है, आप ध्यान दीजिएगा कि पूछ क्या रहा है। थोड़ा सा क्वेश्चन पूछने का सेंस आप लोग दूसरा मत लगा लीजिएगा। एक दिन में डॉट डॉट है, एक दिन में
घंटे एटीएम द्वारा पैसे निकाले जा सकते हैं? क्या पूछ रहा है? 12, 6, 24, 9। क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछने का सेंस क्या है कि एक दिन में, यानी आप एक दिन की बात करोगे, समझ रहे हो ना? एक दिन में घंटे एटीएम, यानी एटीएम जो है आपको कितने घंटे सेवा प्रदान करता है, समझ रहे हो ना? क्वेश्चन पूछने का सेंस ये है। तो एटीएम जो होता है आपके लिए 24 घंटा अवेलेबल रहता है, ठीक ना? आप जब भी चाहो आप जाके पैसा निकाल सकते हो। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मौद्रिक आय नहीं है? मौद्रिक आय पूछ रहा है, कहाँ से आपको मुद्रा नहीं मिल रहा है? कौन सा मौद्रिक, यानी मनी का जो पैसा है यह इसका स्रोत नहीं है। कौन नहीं दे रहा है? वेतन से आपका मुद्रा मिल रहा है ना? किराया भी एक व्यक्ति दे रहा है, यह भी आपको मुद्रा दे रहा है। लाभ भी जो आपको मिल रहा है, यहाँ भी मुद्रा मिल रहा है। परिवार से क्या नहीं मिल रहा है? मुद्रा नहीं दे रहा है। परिवार तो आपका परिवार है ना, इसके लिए मुद्रा इकट्ठा कर रहे हो ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्लियर है? एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? आगे चले। नेक्स्ट है जो आय अथवा व्यय, ध्यान दीजिएगा, आय कह लीजिए या व्यय कर लीजिए, उसको जो प्रभावित करता है वह तत्व नहीं है, ठीक? वह तत्व नहीं है। पूछ रहा है ना कि वह तत्व ही वह नहीं है जो आय को प्रभाव करे या व्यय को प्रभाव डाले। समझ पा रहे हो क्या पूछ रहा है? ना तो आय प्रभावित होती है, ना तो उससे व्यय प्रभावित होता है। वह कौन सा फैक्टर है? घर का कुल आय, तो घर का जब कुल आय लेंगे तो आय प्रभावित होगी, आय प्रभावित होगी ना। पैसा जितना आएगा उतना ही ना हम खर्च करेंगे। तो मेन तो हमारी आय ही प्रभावित कर रही है कि नहीं कर रही है? 25वां क्वेश्चन का आंसर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा घुमा दिया है क्वेश्चन, और कुछ है नहीं इसमें, समझ रहे हो ना? और कुछ भी इसमें है नहीं। परिवार का ढांचा, जैसा हमारा परिवार है, संयुक्त परिवार है कि एकाकी परिवार है, संयुक्त परिवार है कि एकाकी परिवार है, वो भी हमारे आय और व्यय दोनों को प्रभावित करता है। यह भी प्रभावित करता है, आय प्लस व्यय को प्रभावित करता है। जैसी संख्या होती है, व्यक्ति का व्यवसाय, व्यक्ति का कैसा व्यवसाय है, वह कहाँ से मजदूरी कर रहा है कि बिजनेस कर रहा है, उसका व्यवसाय कैसा है, कैसा पैसा आ रहा है उसके पास, समझ रहे हो ना? और व्यय करने का ढंग, तो किसको आप ज्यादा क्लियर मानते हो कि व्यय करने का ढंग और व्यक्ति का व्यवसाय में कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो किसको इसमें से बेहतर मानोगे? अब ये तो दोनों ही मान लीजिए हम कर दिए। इस तरह से क्वेश्चन को पकड़ना सीखिए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। तो व्यक्ति का जो व्यवसाय है यह भी हमारे किसको प्रभावित कर रहा है? आय को भी प्रभावित कर रहा है और व्यय को भी, ठीक? लेकिन व्यय का जो ढंग है, व्यय करने का जो ढंग है, वह व्यय को प्रभावित नहीं कर रहा है। आई बात समझ में? व्यय को प्रभावित नहीं कर रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? व्यय करने का ढंग। जो व्यय करने का ढंग होता है, अगर वही हमारा क्या है? सही है, क्योंकि आय और व्यय को ही हम मैनेज कर रहे हैं, संतुलित आय कर रहे हैं ना, संतुलित बैलेंस बना रहे हैं अपने बजट में ना, तो हमारा व्यय करने का जो तरीका है अच्छा है, तो हमारा आय व्यय दोनों क्या है? प्रभावित सही ढंग से होगी, बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं डाल रहा है। अरे जितना पैसा होगा उतना ही खर्च करोगे ना, इस सेंस में आज इसको समझ लो, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? व्यय करने का ढंग, ये तत्व जो होता है नहीं प्रभावित करता है। नेक्स्ट है कि स्वभाव में मत जाइएगा, करने का ढंग और स्वभाव दोनों में अंतर होता है। वो स्वभाव होता है खर्चीला स्वभाव और कंजूसी वाला, वो स्वभाव होता है, व्यक्ति का नेचर होता है।
यहाँ क्वेश्चन देखिए कि क्या पूछ रहा है। एक मध्यम वर्गीय परिवार है, एक मिडिल क्लास की फैमिली है। समझ रहे हो ना, 26 का आंसर दीजिए हमको। एक मिडिल क्लास की फैमिली है और वह अपना जो आय है यह किस पर अधिक व्यय कर रही है, ठीक ना। उसके पास जो पैसा आ रहा है वह किस पर सबसे ज्यादा कर रही है। सबसे ज्यादा हमने मतलब यहाँ कोई ऐसा कुछ पूछ नहीं रहा है, तो हम सबको ध्यान देंगे। अगर सबसे ज्यादा अगर करेगा तो क्वेश्चन का आंसर दूसरा हो जाएगा। सबसे ज्यादा की बात नहीं कर रहा, इक्वल की बात कर रहा है कि अधिक से अधिकतम, अधिकतम यानी अपने आय का अधिक से अधिक कहाँ खर्च कर रही है। तो कहाँ खर्च कर रही है? आवास तो उसको चाहिए ही, वस्त्र उसको चाहिए ही, और शिक्षा भी चाहिए ना। ये तीनों एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए जरूरी है ना। तो तीनों को ये पहले देखेगी, उसके बाद ही अन्य व्यय को देखेगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजदूर वर्ग पूछ रहा है कि जो मजदूर वर्ग होता है वो सबसे ज्यादा व्यय कहाँ करता है? कहाँ करता है? भोजन पर करता है कि शिक्षा पर करता है कि मनोरंजन पर करता है कि आवास पर करता है? देखो बात यहाँ हो रही है एक लेबर की। एक लेबर वर्ग है, वो भोजन पे करेगा, उसको शिक्षा से क्या मतलब है? शिक्षा से तो वह वंचित रहता है क्योंकि वो लेबर करता है, एक लेबर है, जितना पैसा पाता है बच्चे को खिलाने पिलाने में ही उसकी आय क्या होती है? खत्म हो जाती है। तो हमारा शिक्षा तो होगा ही नहीं, मनोरंजन का भी वो व्यवस्था नहीं कर पाएगा। समझ रहे हो? वह क्या करेगा? आवास वो कहीं भी रह लेता है, एक रेंट लेके भी, रेंटल हाउस भी पे भी वो रह लेता है, वो कहीं भी रह लेता है। तो इस पर भी वो व्यय नहीं कर रहा है। वो क्या करता है? दिन भर में 400-500 कमाता है और शाम को उसको अच्छे से वो खा पी के एक दिन में खत्म कर देता है। उसकी रूटीन यही उसका लगभग देखोगे जितने भी लेबर वर्ग हैं, छोटे छोटे जो मजदूर होते हैं, उनका यही काम होता है। तो सबसे ज्यादा वो किस पर व्यय करते हैं? भोजन पर। वो ये नहीं सोचते हैं कि चलो मेरे पास इतना पैसा है, 500 है, 600 है, 800 है, तो इसको 2 दिन चलाना है। वो शाम को देखते ही हो कि एक मजदूर वर्ग, उसको पीने के लिए भी चाहिए, उसको खाने के लिए नॉनवेज चाहिए। तो क्या करेगा वो? उसी में अगर उस तरह खाता है तो उसका पूरा पैसा किस पे खर्च हो रहा है? कहीं ना कहीं उसके भोजन पे खर्च हो रहा है। तो सर्वाधिक व्यय किस पर कर दिया? वो अपने भोजन पर कर दिया। यहाँ की उसको पैसा उसके पास बचेगा ही नहीं कि ये सारी चीजों की वो व्यवस्था कर पाए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष आय का साधन नहीं है, डायरेक्ट इनकम साधन नहीं है। ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट इनकम की बात कर रहा है कि डायरेक्ट इनकम का साधन नहीं है। समझ रहे हो? तो ये सारी जो हमारे जो ये स्रोत हैं सब ये डायरेक्ट देते हैं, लेकिन जो इनडायरेक्ट इनकम होती है हमारी, हमारे जो अप्रत्यक्ष आय का साधन कौन सा नहीं है? शिक्षा सुविधा नहीं है, ठीक ना। कौन सा है? शिक्षा सुविधा नहीं है। ये अच्छे से आपको क्लियर करा दिए हैं। समझ रहे हो ना? कोई डाउट होगा तो फिर आपको अच्छे से हम क्लियर करा देंगे। ध्यान दीजिएगा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आय। अप्रत्यक्ष आय का साधन नहीं है, ठीक वही है। आप पूछ लिया है कि अप्रत्यक्ष आय का साधन कौन सा नहीं है? शिक्षा सुविधा, वेतन, चिकित्सीय सुविधाएं, भवन सुविधाएं। तो आपका ये आपको क्या मिलता है? यही नहीं है, बाकी ये सारी सुविधाएं आपकी कौन सी हैं? आपका पूछ रहा, अप्रत्यक्ष आय की बात कर रहा है, पूछ रहा है कि साधन नहीं है। तो यहाँ पे ये सारे आपके अप्रत्यक्ष है। सिर्फ आपको कौन सा दिखाई दे रहा है? आपको वेतन दिखाई दे रहा है, जो इसका अप्रत्यक्ष आय का साधन नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट आपका है, व्यय की विधि नहीं है, व्यय की विधि नहीं है। व्यय जब करते हो, ठीक, व्यय जब करते हो तो वह कौन सी एक मेथड अपनाते हो ना कि इस मेथड से हम चल के आपका अपना जो पैसा है उसको खर्च करेंगे। तो कौन सा नहीं है? बजट बनाकर, तो ये तो बजट बनाकर करते ही हो। समान वेतन विधि, जितना आपके पास पैसा आता है उसी के अकॉर्डिंग अपना खर्च करते हो कि नहीं करते हो? जितना आपके पास पैसा हम दें उतना खर्च करते हो ना, खर्च करते हो।
और तीसरा आपका है हस्तमुक्त विधि। हस्तमुक्त का मतलब होता है जितना आपका हाथ में आता है उसी हिसाब से आप खर्च करते हो, ठीक ना, एकदम मुक्त होकर। समझ पा रहे हो ना, एकदम जैसे कि कोई ये नहीं है कि आप एकदम इसमें ये करोगे कि मैनेज करना है, ठीक। और अनुचित मांग की विधि, विधि कौन सा नहीं है, जब हम अनुचित मांग कोई करता है उस पर हम व्यय नहीं करते हैं। तो कौन सा हमारा हो गया, ये तो बहुत आसान है, आप एकदम आराम से इसको क्लियर कर लोगे कि अनुचित मांग की विधि नहीं है। नेक्स्ट आपका है परिवार की आय बढ़ाने का, जो परिवार का आय बढ़ता है, ठीक ना, कि कैसे परिवार के पास पैसा आए। आई बात समझ में, परिवार के पास कैसे पैसा आए और थोड़ा सा हमारे आय में ग्रोथ हो जाए, समझ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर बढ़ाने का स्रोत, साधन नहीं, स्रोत या साधन दोनों एक ही होता है। लघु उद्योग, लघु उद्योग जब हम खोलते हैं तो हमारा क्या होता है, आय बढ़ती है। इसीलिए ना उद्योगों की स्थापना करते हैं। छोटे छोटे, कोई एक रेहड़ी है, सब्जी उगा लेती है, पापड़ बना लेती है, अचार बना लेती है, उसको एक बेहतर ढंग से सिस्टमेटिक ढंग से सप्लाई करने लगती है, तो क्या हो जाता है, एक उद्योग की स्थापना हो जाती है जिसके उसके पास इनकम आने लगती है। समय का मितव्ययितापूर्ण उपयोग, ठीक, ये भी अगर हम करते हैं, समय का मितव्ययितापूर्ण, यानी मेरे पास ये जो खाली समय है उसका हम यूज कर लें, यही समय का मितव्ययिता कहलाता है। समझ रहे हो ना, कि जो हमारे पास खाली टाइम बचा उसको हम क्या करें, उसका यूटिलाइज कर लें। तो हमारे पास कुछ इसके से भी, जैसे मान लीजिए गृहिणी है, खाली बैठी है, उतने टाइम वो सिलाई कढ़ाई कर ले रही है, सिलाई कढ़ाई कर ले रही है, तो उससे क्या हो जा रहा है, उसके पास पैसा आ जा रहा है और खाली समय का उसका प्रयोग भी हो जा रहा है। तो ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारे आय को बढ़ाता है। अविवेक खाली स्थान पर सब्जी उगाना, यह भी हमारे आय को बढ़ा रहा है। जो अगल बगल स्थान है, हमारे सामने कुछ स्थान है, उस पर हम कुछ लगा लेते हैं सब्जी, तो वो भी हमारा क्या होता है, पैसे हमारे बच जाते हैं, उतना खर्च नहीं करते हैं सब्जी पर। हमारा क्या आंसर हो जाएगा, अविवेकपूर्ण व्यय। अगर हम सोच समझ के खर्च ना करें, ठीक, तो हमारा क्या हो जाता है, हमारा पैसा खर्च हो जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 31 का सी हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवार की आय के विश्लेषण के लिए। क्या पूछ रहा है, जो आपके पास पारिवारिक आय आती है, जो पैसा आता है, ध्यान दीजिएगा, जो आपके पास पैसा आ रहा है, ठीक, उसका आप क्या करते हो, कैसे विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं होती है। क्या पूछ रहा है कि परिवार के पास जो पैसा आ रहा है उसका विश्लेषण करने के लिए इनमें से कौन से तत्व की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक ना। विश्लेषण का मतलब होता है इतना पैसा आया, हम कैसे खर्च करेंगे। ओके, क्लियर है ना बात। आप देखिए, पहले तो नियमित आय, अनियमित आय, व्यापारिक आय, आर्थिक आय, इसमें से कौन से को आप ध्यान में नहीं रखोगे, बस यही पूछ रहा है आपको कि कौन सा जो वह तत्व है जिसको आप ध्यान में नहीं रखोगे, कौन सा वह तत्व है, बताइए। आय का विश्लेषण कौन नहीं करता। हम आपको बहुत अच्छे से समझाए हैं इस चीज को, समझ रहे हो ना, इस चीज को बहुत अच्छे से समझाए हैं कि एक नियमित आय होती है, अनियमित, कोई इसका फिक्स नहीं है। हम काम कर लिए, यानी पूछ क्या रहा है कि आप आय किसे कहते हो, आय किसे कहते हो। एक तो नियमित आ रही है, जैसे आपकी सैलरी है, ठीक ना, जैसे आपका वेतन है, ये भी तो एक आय है। अनियमित है, आप काम किए जिस दिन उस दिन आई, जिस दिन काम किए उस दिन नहीं आए, जैसे मजदूर की आय होती है, मजदूरी मान लो, ठीक ना, मजदूरी से प्राप्त आय। तीसरा क्या कह रहा है, जो बिजनेस कर रहा है, बिजनेसमैन से जो आ रहा है वह भी आय है, इसे भी हम कहते हैं आय। आर्थिक आय कुछ नहीं होती है,
आर्थिक इनकम एक होती है, नहीं होती, हमारा आर्थिक स्थिति मेंटेन करते हैं हम आय के थ्रू, आर्थिक कंडीशन हमारी मेंटेन होती है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 32 का डी। क्लियर है? नेक्स्ट है, बजट की प्रमुख मद नहीं है। ये तो सबको पता है कि बजट की प्रमुख मदें क्या होती हैं। भोजन, कपड़ा, मकान, ये सब होता है ना। कपड़ा नहीं दिया है तो शिक्षा है, हमारा ये भी है, ये भी है, ये भी है। फैशन कोई मद नहीं होती है। फैशन हम अपनी इच्छा से करते हैं, ठीक ना। फैशन क्या करते हैं? हम अपनी इच्छा से करते हैं। नेक्स्ट है, बजट का प्रकार नहीं है। टाइप्स ऑफ बजट, कौन सा टाइप्स ऑफ बजट नहीं है? कौन सा टाइप्स ऑफ बजट नहीं है? वास्तविक और सैद्धांतिक बजट, ये भी आपको बताए हैं। ये कौन सा है? रियल है आपका, रियल जो बजट बनाते हैं एक सिद्धांत को लेकर। प्रमाणित या आदर्श बजट, जो एक मान लिया जाता है कि इसी पर हम चल के वो परिवार सक्सेस हुआ है तो हम भी उसी पर चल के अपना वो बजट बनाएंगे तो हमारा भी बजट क्या होगा? सक्सेस हो जाएगा। तो ये भी है। असंतुलित औसत बजट भी है, एक एवरेज मान लिया जाता है कि हमारा इस मद पर इतना खर्च होगा, तो ये भी हमारा औसत बजट है। असंतुलित बजट नहीं होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 34 का क्या हो जाएगा? 34 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, बजट निर्माण का सोपान नहीं है। बजट निर्माण का सोपान, ये भी बहुत अच्छे से आपको हम समझाए थे। परिवार की कुल आय का ज्ञान, पहले ही हम क्या करते हैं कि हमारे पास इनकम कितनी होती है इसको हम जान लेते हैं कि हमारे पास कितना पैसा आता है, ठीक। विभिन्न सदस्यों की अलग अलग आय, उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारे परिवार में अलग अलग सदस्य हैं उनकी आवश्यकताओं को हम क्या करते हैं, नोट करते हैं और एक उसका लिस्ट बना लेते हैं। तो ये भी चरण हमारा है। नेक्स्ट आपका है, बजट की अवधि का निर्धारण करते हैं। ये भी कि हमारा ये कितने दिन का है, एक हफ्ते का है कि एक महीने का है कि एक साल का है, ठीक ना। कि तो ये हमारा, ये भी हमारा चरण है। बजट का विभाजन हम नहीं करते हैं, ठीक ना। बजट का विभाजन हम नहीं करते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 35 का डी हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट आपका है, जब व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा कि क्या पूछा जा रहा है, जब व्यक्ति छोटे छोटे दैनिक व्यय के लिए कोई योजना नहीं बनाते हैं, ठीक, केवल बड़े बड़े और प्रमुख मदों पर व्यय की योजना बनाते हैं, उसे कहते हैं, ठीक ना। हम क्या यहाँ पे क्या कर रहा है, एक जो व्यक्ति बजट बना रहा है, एक तो सबको संपूर्ण रूप का हम पूरे चीज को देखकर एक बजट बना लेते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, बताए हैं आपको, उसको हम पूर्ण बजट करते हैं। लेकिन जब चीजों को हम हिस्सों में बांटकर व्यय बनाते हैं कि इनका प्रमुख मद पर क्या होगा, इसके अलावा जो सेकेंडरी में क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, जब इन चीजों को ध्यान में रख के हम बजट बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, आंशिक बजट कहते हैं, ठीक ना। तो पूर्ण बजट है तो है पूरे चीजों को, पूरी वस्तुओं को ध्यान में रखकर, पूरे वस्तुओं के मदों को ध्यान में रखते हैं, मदों को ध्यान में रखते हैं। आंशिक बजट यही है, संतुलित आय जितना है उतना ही व्यय, ठीक ना। आय जितना है उतना हम व्यय जब कर दिए तो वो क्या होता है, संतुलित बजट होता है। आय व्यय का संतुलन। आदर्श बजट, हम किसी भी बजट को आदर्श मान लेते हैं कि उसके अकॉर्डिंग हम बजट बनाएंगे। तो हमारा आंसर क्या हो गया, बी। नेक्स्ट जो है, पारिवारिक बचत को निर्धारित करने वाला, ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है कि पारिवारिक बचत को वह कौन सा तत्व है जो निर्धारित करता है। हम आपको बताए थे कि पारिवारिक बचत को 3 तत्व निर्धारित करते हैं, ठीक ना। 3 तत्व होते हैं उसके निर्धारण के, कौन कौन से, बचत करने की इच्छा, बचत करने की सुविधा, बचत करने की योग्यता, यही तीनों है ना। तो हमारा कौन सा नहीं है, हमारा ये नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बचत की आवश्यकता, ठीक।
नेक्स्ट है बैंक में धन जमा करने का प्रमुख खाता नहीं है। ठीक, निश्चित अवधि जमा खाता, चालू खाता पूछ रहा है कि जो बैंक आपको सुविधा दे रहा है उसी को पूछ रहा है। ठीक ना, आप ध्यान दीजिएगा। हमको लगता है कि हम सबको कराए हैं, अरे सबको याद कर आ जाना चाहिए कि कई बार आपको मेंशन कराए हैं इस चीज को कि जब तक ये दोनों चीज को याद नहीं करोगे बहुत सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे आपके, तो उसको याद कर लीजिएगा। अब ये बैंक की बात कर रहा है कि बैंक में जो धन जमा कर रहे हो प्रमुख खाता नहीं, पूछने का तरीका अलग अलग होता है, पूछने का मीन्स वही है। तो निश्चित अवधि जमा खाता, चालू खाता, बचत खाता सब लोग जान रहे हो कि ये भी है ये भी है, ये तो बैंक का है ही। बचा कौन दो, तो एक निश्चित अवधि बच जा रहा है, एक राष्ट्रीय बचत पत्र बच रहा है ना। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका बैंक का ही है। ये भी कौन सा है आपकी सुविधा, बैंक की ही सुविधा है। कंफ्यूजन नहीं आप करिएगा, इसको आप लोग देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। हमारा कौन सा नहीं है, राष्ट्रीय बचत पत्र नहीं है। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, 38 का कौन सा हो जाएगा, डी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बचत पत्र जारी करता है। सेम वही चीज है, क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल गया है। कौन जारी करता है, राष्ट्रीय बचत पत्र अभी किए हो, उसके ऊपर भी क्वेश्चन कर लिए हो। बैंक करता है कि डाकघर करता है कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया करती है कि जीवन बीमा करता है। तो राष्ट्रीय बचत पत्र कौन कर रहा है, डाकघर कर रहा है। क्लियर है, एनी डाउट। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया आपका, डी, बी। नेक्स्ट है आपका, जीवन बीमा का प्रकार नहीं है। जीवन बीमा का प्रकार नहीं है, प्रकार में भी पढ़ा दिए हैं कि जीवन बीमा इतने प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, आजीवन बीमा, बंदोबस्ती, संदेश, हमारा ये जीवन बीमा नहीं है। किसान विकास पत्र, किसान विकास पत्र क्या है, यह जीवन बीमा नहीं है। यह आपको एक डाकघर जो हमारा पोस्ट ऑफिस है एक प्रपत्र देता है जिसे आप खरीद के रख लेते हो, जो उसकी अवधि जब हो जाती है तो जाते हो उसको भुनाते हो, तो उसका जितना भी ब्याज होता है वह आपको दे देता है। क्लियर है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। कुल आय में से उपभोग व्यय, ये आपका राइटर का नेम पूछ रहा है कि ये स्टेटमेंट्स कौन दिया है। कुल आय में से उपभोग व्यय निकाल देने से जो कुछ शेष बचता है वह बचत है। यह कथन किसका है, कौन कहा है, केन्स ने किया है कि मेयर्स ने कि मार्शल ने कि प्रोफेसर थॉमस ने, तो केन्स ने किया है। ठीक ना, केन्स ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पति पत्नी आय अर्जित करते हैं, दोनों ही कमा रहे हैं, यहाँ पे पति भी कमा रहा है और पत्नी भी कमा रही है। ध्यान दीजिएगा, पूछने का सेंस क्या है कि पति भी कमा रहा है और पत्नी भी कमा रही है, तो वह कौन सा बीमा कराएगी, बंदोबस्ती बीमा, घर का बीमा क्यों कराने जाएगी, आजीवन बीमा तो सबके लिए होता है, तो वह कौन सा करा सकती है, बताइए कौन सा कराएगी, संयुक्त बीमा ही कराएगी ना, ज्वाइंट ही बीमा कराएगी अपना और हस्बैंड का। ठीक ना, ये तो उसका प्रकार है बीमा का। नेक्स्ट है, कथन और कारक का क्वेश्चन है। देखिए क्या पूछ रहा है, क्या बता रहा है, कथन क्या कह रहा है और रीजन क्या दे रहा है। भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अधिकांश लोग बचत करते हैं। तो सब लोग जान रहे हो कि हम बचत क्यों करते हैं, ताकि हमारा जो भविष्य है वह सुरक्षित रह सके, इसीलिए ना। बचत किया हुआ धन निवेश न करने पर प्रति वर्ष उतना ही रहता है। अगर आप धन अपने तिजोरी में रख लोगे और वो आप कहीं उसको नहीं इन्वेस्ट करोगे, तो क्या वह तिजोरी का धन आपका
बढ़ेगा। क्वेश्चन पूछने का सेंस यही है कि जो अलमारी में आप रख लिए हो, अलमारी में जो पैसा रख लिए हो, तो क्या वह बढ़ेगा कि उतना ही रहेगा? समझ रहे हो? तो आपका क्या है, ये भी सही है कि बचत किया हुआ धन निवेश न करने पर, अगर निवेश नहीं किए तो हर वर्ष प्रति वर्ष उतना ही रह जाएगा। क्लियर है? तो हमारा दोनों ऑप्शन क्या है, ए और आर दोनों सही है। क्लियर है? ए और आर दोनों सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो धन एक अवधि में, देखिएगा यहाँ थोड़ा क्वेश्चन मिस्टेक है, इसको ध्यान दे दीजिएगा, अभी हम उसको राइट कर लेंगे, ठीक ना। जो धन एक अवधि में बचाया जाता है उसका निवेश न करने पर प्रतिवर्ष उतना ही रहता है। यानी आप पहले ही भी यही कह रहा था, लेकिन इसको हम अभी बदलते हैं। पहले दूसरा देखिए, बचत संकटकालीन पूंजी होती है जिसका निवेश का साधन उत्तम होना चाहिए। बचत क्या होती है, ठीक ना, बचत क्या होती है, बचत एक आपकी संकटकालीन पूंजी है। हम इसीलिए करते हैं कि यह संकट में हमें सहायता करे। तो उसका जो निवेश है वो अलमारी में नहीं होना चाहिए। उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए जो साधन होना चाहिए उत्तम होना चाहिए कि हम पैसे को कहाँ लगाएंगे तो हमारा पैसा बढ़ेगा, ठीक ना। अब इसको देख लो, जो धन एक अवधि में बचाया जाता है उसका निवेश पर अगर ब्याज नहीं मिलता है, उसके निवेश पर ब्याज नहीं मिलता है। ठीक, ये ध्यान लो। ऐसा भी होता है ना कि अगर हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो उसका ब्याज नहीं मिलता, ब्याज नहीं मिलता है। ध्यान दीजिएगा, निवेश कर रहे हो आप, निवेश और जमा में अंतर होता है। तो एक अवधि में जो धन बचाए हो, अगर उसका निवेश कर दिए हो और ब्याज नहीं मिलता है, क्या ये सही है? नहीं है सही ना। अगर उसको ब्याज ही नहीं मिलता, उसको चालू खाते में रखे हो तो उसका कोई मतलब थोड़ी ना है। तो ये हमारा क्या हो गया, गलत। तो हमारा ए गलत है और आर सही है। समझ रहे हो ना, ए गलत है और आर सही है। ये थोड़ा सा, ये देखो इसी का ये डी था, लेकिन ऑप्शन ये मिस्टेक है। ए गलत है और आर सही है। क्लियर है? इसको कर लीजिए, इसको करेक्ट कर लीजिए, क्योंकि एक ही चीज दो बार हो गया था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हम डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह आय, ध्यान रखिएगा इसके लिए कोई एफर्ट नहीं कर रहे हो, वह आय जो बिना धन व्यय किए हुए सुविधा के रूप में आपको मिलती है, ठीक ना। वह आय जो कहीं आप धन व्यय नहीं कर रहे हो, आप बिना धन व्यय किए ही वो चीज पा जा रहे हो, तो कौन सी वह आय होती है, प्रत्यक्ष आय है कि अप्रत्यक्ष आय होती है कि दोनों आय होती है। 45, वो दोनों आय है कि प्रत्यक्ष है कि अप्रत्यक्ष है? आपका डायरेक्ट इनकम है, आपको डायरेक्ट मिल रही है, ये समझ रहे हो ना। ये आपका बिना धन व्यय किए ही आपको प्राप्त हो जा रही है। क्लियर है? नेक्स्ट आपका है, वह आय जो कार्य पूरा करने के बाद मिलती है। आपकी आय भी जो होती है दो तरह की होती है। आप उपार्जित करते हो आय को ना, आप आय को उपार्जित करते हो यानी कमाते हो। उपार्जित जो आय होती है, एक मजदूरी के द्वारा कमाते हो, मजदूरी के द्वारा, और एक होती है ठेकेदारी के द्वारा कमाते हो ना। यही चीज पूछ रहा है कि वह आय जो कार्य पूरा करने के बाद,
कार्य को पूरी तरह से खत्म कर लोगे तब मिलेगी। कॉन्ट्रैक्ट ले लिए हो कि ये हम मकान बना लेंगे तब आपसे हम पैसा लेंगे, तो क्या कार्य पूरा करने के बाद, यानी कौन सी हमारी आय है, ये ठेकेदारी से प्राप्त आय होती है। अगर कार्य करने के बाद, अगर यही मैं क्वेश्चन कर दूं कि कार्य करने के बाद, करने के तुरंत बाद आपको मिल जा रही है तो कौन सी हो जाएगी? मजदूरी हो जाएगी। क्लियर है ना? आप दो तरह से कर रहे हो, आप परिश्रम कर रहे हो लेकिन आय जो मिल रही है आपको दो तरह से, एक ठेकेदारी से मिल जा रही है और एक मजदूरी से। क्लियर है? यहाँ दो क्वेश्चन आप कर सकते हो। नेक्स्ट है, वह आय जो बिना परिश्रम और बिना आर्थिक क्रिया द्वारा ही आपको मिल जा रही है। ना तो उसके लिए कोई परिश्रम कर रहे हो, ना ही कोई आर्थिक क्रिया कर रहे हो। ये भी नहीं कि आप आर्थिक क्रिया का मतलब ना पैसे से देकर आप खरीद रहे हो, ठीक ना? तो कैसे में कौन सा मिल जा रही है? आप उपार्जित, तो अभी बताए कि उपार्जित करोगे तो काम करना पड़ेगा, तो यहाँ भी परिश्रम है ना? ठीक, तो आपका कौन सा, ये जो पैतृक आय है, जो पैतृक संपत्ति है, जो विरासत में मिलती है आपको, उसके लिए ना तो आपको कोई परिश्रम करना पड़ता है और ना ही कोई आपको, ये आपका आर्थिक क्रिया करनी पड़ती है। जितने भी पिताजी के पास है वो पुत्र जानता है कि उनकी तो जितनी संपत्ति है, चाहे मैं उनको कुछ भी करूं उतना हमको मिलना ही मिलना है। वह कोई एफर्ट नहीं कर रहा है व्यक्ति, वह क्या कर रहा है, उसे आराम से जितना हमारे दादा परदादा का था पिताजी को मिल गया और जितना पिताजी का है वो मुझे मिल गया। तो कैसा हो गया? ये न तो परिश्रम हम किए और ना ही कोई आर्थिक क्रिया किए, तो हमारा आंसर क्या हो गया? ए। क्लियर है? नेक्स्ट जो है, यह वह विधि है, पूछ रहा है कि यह वह विधि है जिसमें व्यय की योजना नहीं बनाई जाती है, ठीक ना? तो ये दोनों विधियों से हम तो व्यय की योजना बनाते हैं, कुछ डायरेक्ट कुछ इनडायरेक्ट, लेकिन हस्त मुक्त नहीं है, मुक्त है। यानी मेरे पास जितना पैसा है, ज़्यादा पैसा आ गया उसके उतना खर्च करेंगे, इसके लिए कोई मेथड अपनाने की ज़रूरत नहीं है कि हम इस रूल पे काम करेंगे तो इतना बच जाएगा। समझ रहे हो ना? इसके लिए तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। जितना मेरे पास पैसा आया हम एकदम हाथ खोल के, कहते हैं ना कि थोड़ा हाथ दबा के खर्च करिए, और कोई क्या हाथ खोल के खर्च करते हैं, वो खोलना। हस्त मुक्त मतलब खोल देना, मेरे हाथ में आई इतनी आई, हमने उतना खर्च कर दिया, इसके लिए व्यय के लिए कुछ सोचना नहीं पड़ता है। जबकि हमारी ये दोनों विधियों के अंतर्गत हम रूल बनाते हैं, किसी रूल को हम फॉलो करके अपने पैसे को थोड़ा सा बचा लेंगे। नेक्स्ट है, जोखिम को समाप्त करती है। जोखिम मतलब होता है कोई समस्या, कोई दुर्घटना, ठीक ना? कोई भी घटना ऐसे जो घट जाती है तो समाप्त कौन कर रहा है? ये आपका बीमा करता है कि बैंक करता है कि पोस्ट ऑफिस करता है कि किसान विकास पत्र करता है? आपको एक्सीडेंट अगर हो जाए तो कौन लाभ देता है? बीमा। तो हमारा क्या हो जाएगा? जीवन बीमा योजना। क्लियर है? एनी डाउट? कोई कंफ्यूजन? ये सो हमारा एक विनियोग का साधन है, ठीक ना? एक विनियोग का साधन है। ये तीनों हमारा क्या है? एक विनियोग का साधन मान ली है। नेक्स्ट है एंड लास्ट क्वेश्चन है, निश्चित अवधि खाते में ब्याज की दर बचत खाते की अपेक्षा, इसे कंपेयर करके पूछ रहा है कि जो आपका सेविंग अकाउंट होता है, जो सेविंग अकाउंट है उसकी अपेक्षा जो आपके निश्चित अवधि खाते का जो ब्याज होता है ये बढ़ता है कि घटता है? ये भी आपको बताए हैं कि इस पर इतना परसेंट ब्याज मिलता है, इस पर इतना परसेंट मिलता है, लेकिन ये आप समझ लीजिएगा कि जो निश्चित अवधि खाते का जो ब्याज की दर होती है बचत खाते की अपेक्षा अधिक होती है, क्योंकि इसको हम फिक्स कर देते हैं ना, तो बचत खाते की अपेक्षा ये ज़्यादा हमको प्रॉफिट देता है। आई बात समझ में? क्लियर है? एनी डाउट? तो हमारा आंसर क्या हो गया? 50 का ए। आज जितना क्वेश्चन कराए हैं आप आराम से करिएगा, कोई डाउट हो तो हम उसको क्लियर कराएंगे। आप प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आय में आप डाउट जरूर आपको होता होगा, हम जब लाइव क्लास आएंगे उसको एक एक एग्जाम्पल देके सबसे पूछ के उसको हम करा देंगे। उसके लिए
आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्वेश्चन को अच्छे से करिएगा। कोई भी डाउट होगा हमें कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कल अगली क्लास में। थैंक यू।